नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप। विशेष आज बुलेटिन में यही कि नरेंद्र गिरी से जुड़ी हर एक खबर एक एक करके सामने आ रही है। उनका सुसाइड नोट भी सामने आया है और सबसे पहले हर सटीक खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां नरेंद्र गिरी केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी पुलिस के एडिशनल एसपी भी जांच के दायरे में आए हैं। एडिशनल एसपी ओपी पांडे को प्रयागराज बुला सकती है पुलिस। एडिशनल एसपी ओपी पांडे से पूछताछ करेगी पुलिस। ओपी पांडे ने नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच समझौता कराया था। समझौते में सपा नेता इंदु प्रकाश मिश्रा, बीजेपी नेता सुशील मिश्रा भी थे। मध्यस्थता के वक्त मुरादाबाद पीएसी में तैनात थे ओपी पांडे। एडिशनल एसपी ओपी पांडे दोनों संतों के बेहद करीबियों में गिने जाते थे। महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के रिश्तों के बारे में छानबीन पुलिस करेगी। सपा और भाजपा नेता के बयान कल पुलिस दर्ज कर सकती है। इन तीनों लोगों के बयान के आधार पर पुलिस को अहम सुराग मिल सकते हैं। इन तीनों लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इनसे पूछताछ भी की जाएगी, ये भी तय हो गया है। सपा और भाजपा नेता के बयान कल दर्ज कर सकती है पुलिस, जबकि ओपी पांडे के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। सुसाइड नोट को लेकर न्यूज वन इंडिया के पास एक्सक्लूसिव खबर है। महंत नरेंद्र गिरी सिर्फ साइन करते थे। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि महंत नरेंद्र गिरी सिर्फ साइन किया करते थे, चिट्ठी किसी सेवक से लिखवाते थे, ये कहना है वहां मौजूद लोगों का। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि महंत नरेंद्र गिरी खुद लिखते नहीं थे, बल्कि कुछ भी लिखवाना होता था तो अपने शिष्यों से लिखवाते थे। हाँ, उस पर साइन जरूर किया करते थे, लेकिन वो लिखते नहीं थे। सूत्र ये बता रहे हैं 6 सितंबर को पुलिस को एक लेटर भी लिखा गया था। लेटर में महंत नरेंद्र गिरी का साइन कुछ अलग है, तो अब कुछ और एंगल सामने आ रहा है इस पूरे मामले में। यानी कि जो साइन इस सुसाइड नोट में दिख रहा है, उस सुसाइड नोट से अलग पिछले दिनों एक और लेटर पुलिस को लिखा गया था, उसमें भी महंत नरेंद्र गिरी ने सिग्नेचर किए थे और वो सिग्नेचर इस सुसाइड नोट से बिल्कुल अलग है। इस पूरे मामले में रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि कई लोग ये कह रहे हैं और संत समाज लगातार ये मांग कर रहा है कि ये आत्महत्या नहीं है, बल्कि प्री प्लान मर्डर है। महंत नरेंद्र गिरी को मारा गया है और अगर उन्होंने आत्महत्या की भी है तो उनको उकसाया गया है, और आत्महत्या के लिए उकसाना भी हत्या की श्रेणी में ही आता है। और पुलिस को पूरे मामले की इसी एंगल से अब जांच करनी चाहिए। तो अब दो बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि जो लेटर लिखा गया था, जो 12 पन्नों का लेटर लिखा गया था, जो सामने आया है, और उस लेटर में जो तमाम नाम शामिल है, जिसे हम आपको बड़ा करके भी दिखा रहे हैं, ये वो नाम शामिल हैं। क्या इस लेटर को खुद महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है? और अगर लिखा है तो वो बहुत लिखते नहीं थे, तो कैसे उन्होंने इतना बड़ा लेटर लिखा? और दूसरी बात ये कि जिस साइन की बात कही जा रही है, वो साइन पिछले दिनों लिखे गए लेटर के साइन से बिल्कुल अलग है, यानी कि हस्ताक्षर भी मेल नहीं खा रहे हैं। तो अब ये गुत्थी उलझती भी जा रही। हालांकि पुलिस का और मुख्यमंत्री का भी ये कहना है कि हर तरीके से पूरे मामले की जांच आगे कराई जाएगी, निष्पक्ष जांच होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, पूरी तस्वीर जल्दी साफ हो जाएगी। प्रयागराज से एक और बड़ी खबर। पुलिस हिरासत में आनंद गिरी का बड़ा खुलासा। मेरे पास कोई वीडियो, फोटो या सीडी नहीं है। आनंद गिरी का कहना है कि मेरे पास कोई भी वीडियो, फोटो या सीडी है ही नहीं। वीडियो फोटो की बात को आनंद गिरी ने खारिज कर दिया है, जिसका जिक्र इस सुसाइड नोट में किया गया है। पुलिस ने आनंद गिरी का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। इस पूरी साजिश में मुझे फंसाया गया है। आनंद गिरी का यह कहना है कि इस पूरी साजिश में मुझे फंसाया गया है। फंसाने वालों ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। यह पूरा विवाद मठ की प्रॉपर्टी से जुड़ा है। मठ की 14 बीघा जमीन अब 4 बीघा रह गई है। फूल वाले और प्रसाद वालों को दुकान भी दी गई, ये कहना है आनंद गिरी का। और एडिटर इन चीफ न्यूज वन इंडिया अनुराग चड्ढा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, मामला सुलझने के बजाय एक एक दिन परतें खुलेंगी ऐसी उम्मीद थी, लेकिन मामला उलझता जा रहा है। आनंद गिरी कुछ और कह रहे हैं, पुलिस किसी और थ्योरी पर मामले को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल अनामिका, जब से ये प्रेस जो सुसाइड नोट मिला है उसके बाद तो लग रहा था कि कहानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है।
लेकिन जिस तरीके से अब आनंद गिरी ने पुलिस हिरासत में बयान दिया है और उसने अपने आप को बिल्कुल निर्दोष बताया, साथ ही साथ उसने एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दी है कि समाजवादी पार्टी का एक पूर्व जो दर्जा प्राप्त मंत्री था, उसने महंत जी से ये बात कही थी कि आनंद गिरी ने उनकी कोई फोटो या सीडी बना रखी है, जबकि ऐसी कोई चीज उसके पास कभी थी भी नहीं। और उसने जो महंत है उनको मना किया था कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने आपको ये बातें बताई हैं, बिल्कुल गलत बातें बताई हैं। दूसरी अहम बात उसने ये कही कि जो एक उसका वीडियो वायरल हो रहा है महंत जी के साथ, जो माफी मांगते हुए, उनके पैर छूते हुए, तो वो वीडियो भी उस समाजवादी पार्टी के एक जो पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री था, उसके घर बना था और आज भी वह व्यक्ति एक सरकारी आवास में रहता है। ये खुलासा पुलिस हिरासत में आनंद गिरी ने किया है। इसके अलावा उसने ये बात भी कही है कि ये जो सुसाइड नोट है, इस सुसाइड नोट की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस सुसाइड नोट के बारे में जो पुलिस मुझे बता रही है, मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन महाराज जी इतना लंबा कभी लिख नहीं सकते थे, ये बात भी उसने कही है। इसके अलावा उसने कहा कि जो मठ की 14 बीघे जमीन थी वो 4 बीघे रह गई है। जो भी महंत जी के साथ एसोसिएट लोग थे वो हमेशा मठ की प्रॉपर्टी पर वो नजर बनाकर रखते थे और उनके मौत के बाद आनंद गिरी ही इस मठ का वारिस होता, ऐसा उसने कहा है। तो उसके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और उसने बिल्कुल सिरे से इस बात को खारिज किया है कि उसके पास किसी तरह की कोई सीडी नहीं है, कोई फोटो नहीं है। ये बात कहां से आई, ये तो पुलिस जांच के बाद पता चलेगा। और साथ ही साथ पुलिस ने उसका जो मोबाइल फोन है उसको भी जब्त कर लिया है। मोबाइल से भी काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, लेकिन पुलिस से पूछताछ में उसने अपने आप को पूरी तरह से निर्दोष बताया है। जी धन्यवाद जोड़ने के लिए। अनुराग चौधारी, एडिटर इन चीफ न्यूज़ वन इंडिया जुड़े थे। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से आनंद गिरी खुद को पाक साफ बता रहा है, निर्दोष बता रहा है, अब इस पूरे मामले में शक की सुई किसी तीसरे पर भी जाती है, यानी कि जिनके नाम का जिक्र किया गया है उनके अलावा भी कोई और है क्या? किसी ने ब्लैकमेल करके या किसी ने उन्हें परेशान करके ये सुसाइड नोट लिखवाया है, या फिर जिस बात का जिक्र सुसाइड नोट में किया गया है वो बात सच है? हालांकि जांच का विषय है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पुलिस का यह दावा है। वहीं कल अंतिम यात्रा के बाद अखाड़ा परिषद के संतों की बैठक भी होगी। कल नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का गंगा स्नान कार्यक्रम होगा। गंगा और यमुना स्नान के बाद अंतिम यात्रा निकलेगी। अंतिम यात्रा के बाद अखाड़ा परिषद के संतों की एक बैठक होगी। गुरुवार को नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। बाघंबरी मठ में भू समाधि दी जाएगी। गुरु परंपरा के मुताबिक समाधि दी जाएगी। और एक और बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां नरेंद्र गिरी की मौत की जांच करेगी एसआईटी। न्यूज़ वन इंडिया के पास एसआईटी की पूरी डिटेल है। खुलासे के लिए 18 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। सीओ अजीत सिंह चौहान करेंगे एसआईटी का नेतृत्व। सीओ आस्था जायसवाल एसआईटी की सदस्य होंगी। तो कौन कौन इस 18 सदस्यीय दल में शामिल होंगे ये आपको हम बता रहे हैं। सीओ आस्था जायसवाल एसआईटी की सदस्य होंगी। पूरी जानकारी न्यूज़ वन इंडिया के पास है। नरेंद्र गिरी की मौत की जांच एसआईटी करेगी। पूरी डिटेल न्यूज़ वन इंडिया आपको दे रहा है। खुलासे के लिए 18 सदस्य एसआईटी का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व करेंगे सीओ अजीत सिंह। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में संतों की हत्या पिछले कुछ सालों से बढ़ती जा रही है। साथ ही नरेंद्र गिरी की मौत को हत्या बताते हुए इस पूरे मामले की जांच बड़ी एजेंसियों से कराने की मांग की गई है। और देखिए, पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश में संत महात्माओं की हत्या, आत्महत्या, धमकी, इसके केस बढ़े हैं। ये बहुत ही दुखद विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक संत हैं, एक योगी हैं। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मांग करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में संतों की सुरक्षा, संतों का सम्मान बरकरार रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले की जांच हाईकोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग की और राज्य सरकार से पूरे मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने की मांग की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, धर्म कर्म आध्यात्म के प्रति जीवन समर्पित करने वाले महंत
संत नरेंद्र गिरी जी को संदिग्ध परिस्थितियों में उनका निधन हृदय विदारक है। हाईकोर्ट के सिटिंग जजों की निगरानी में पूरे घटनाक्रम की जांच करा सत्य सामने लाई सरकार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नरेंद्र गिरी केस को लेकर यूपी सरकार को घेरा है और कहा कि प्रयागराज की दुखद घटना पर कांग्रेस की संवेदना है। जिस प्रकार से कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं वो संदेह पैदा करते हैं। फांसी और गला दबाने का एक ही फर्क होता है, बिना पोस्टमार्टम के आत्महत्या करार क्यों दिया। स्वर्गीय महंत नरेंद्र गिरी की अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका रही। खास बात यह है कि महंत नरेंद्र गिरी ने बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी से आशीर्वाद भी लिया था, खुद को उनके बेटे जैसा बताया था। वहीं उनके निधन से संत समाज में शोक की लहर छा गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की सोमवार को संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उनके निधन से संत समाज और राजनीतिक जगत में शोक की लहर छा गई है। राम मंदिर मामले में महंत नरेंद्र गिरी की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है। 5 साल पहले बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी से हुई महंत गिरी की मुलाकात सर्वधर्म समभाव की अनोखी मिसाल है। हाशिम अंसारी से मुलाकात में उन्होंने खुद को उनके पुत्र के जैसा बताया था। फिलहाल 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद महंत गिरी ने बेहद खुशी जताई थी। वहीं 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि के शिलान्यास कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए थे। महंत नरेंद्र गिरी राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर के लगातार आवाज उठाते रहे थे। आपको बता दें, महंत स्वामी नरेंद्र गिरी बचपन से ही जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अक्टूबर 2019 में महंत नरेंद्र गिरी को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। महज 11 साल की उम्र में ही नरेंद्र गिरी धर्म और अध्यात्म पथ के पथिक बन गए। वे प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। नदियों के जल स्वच्छ बनाने के लिए बहुत से प्रयास किए। 2019 में हुए प्रयाग कुंभ को अच्छे से संपन्न करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। मेले के दौरान उन्होंने समय समय पर शासन का मार्गदर्शन भी किया था। इस कुंभ से जुड़ी हुई एक घटना को आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। वहीं महंत नरेंद्र गिरी चाहते थे कि उज्जैन की शिप्रा नदी में प्राकृतिक प्रवाह लौट आए, जिससे शिप्रा नदी की स्वच्छता बनी रहे। उनके सुझाव पर मध्य प्रदेश के वन विभाग ने शिप्रा नदी के किनारे पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यही नहीं, बतौर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी को पहली बार शैव और वैष्णव अखाड़े का शाही स्नान एक साथ कराने का भी श्रेय जाता है। वो समाज में हमेशा एकजुटता के पक्षधर रहे। महंत नरेंद्र गिरी तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए भी जाने जाते रहे। महंत नरेंद्र गिरी के बेबाक बोल, लव जिहादियों का राम नाम सत्य। लव जिहाद की कड़ी आलोचना महंत नरेंद्र गिरी ने की थी। जूते मारने वालों को अब कैसे याद आई? बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन पर नरेंद्र गिरी ने तंज कसा था। 3 तलाक कानून मुस्लिम महिलाओं के हित में। 3 तलाक कानून पर सरकार का समर्थन किया और इसे मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए उठाया गया कदम बताया। तालिबान का समर्थन करने वाले मुस्लिम धर्मगुरु देश के गद्दार। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद महंत नरेंद्र गिरी ने तालिबान के समर्थन में उतरे मुस्लिम धर्मगुरुओं की आलोचना की थी। बहरहाल राम मंदिर आंदोलन में नरेंद्र गिरी की अहम भूमिका रही। लगातार राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष करते रहे। आज नरेंद्र गिरी भले ही हमारे बीच न हो, लेकिन राम मंदिर आंदोलन में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
संगीत सोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार ने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार 350 सीटों के साथ वापस आएगी। हमारे साथ भगवान श्री राम और जनता का आशीर्वाद है। इस दौरान उन्होंने सपा पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को चुनौती देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। होते हैं तो मैं कई दिन ये मैं आपको सारा रिकॉर्ड दे रहा हूँ ना, आप चेक करा सकते हैं। समाजवादी पार्टी जो निकम्मी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, वो आज कहते हैं कि भाजपा ने क्या किया। अरे देखना है क्या किया तो सरधने में आके देखे क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने। और जो अराजकता का माहौल था वो हमने खत्म करने का काम किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के साथ वापसी कर रही है। ये रुक नहीं रही है किसी पर। भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, पब्लिक का आशीर्वाद है और 350 के सीटों के साथ वापस आ रही है। सरधना विधानसभा की अगर मैं बात करूंगा तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पहले चुनाव में यहां 12,500 वोटों से जिताया था। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने अपने विधानसभा में हुए पिछले 4.5 सालों के काम को गिनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन में किसानों को काफी फायदा हुआ। जेवर इलाके में काम शुरू होने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। यूपी में योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने के बाद मां जमुना प्राधिकरण के अंदर ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। देखिए, जेवर एयरपोर्ट का हमने वायदा किया था चुनाव लड़ने से पहले, वह पूरा होने जा रहा है। मेट्रो का वायदा किया था सिर्फ ग्रेटर नोएडा से जोड़ने के लिए, लेकिन वो ग्रेटर नोएडा से भी जुड़ने जा रही है और दिल्ली से भी जुड़ने जा रही है। और जहाँ तक औद्योगिक विकास का प्रश्न था नौजवानों के रोज़गार के लिए, वो औद्योगिक विकास आप देख रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस क्षेत्र में अपने उद्योग धंधे लगाने लगी हैं। बिल्कुल, जैसा अभी आपने देखा, ये थे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, जिनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि पहले की सरकारों में जिस तरह की चीज़ें होती रही हैं उससे इतर यहाँ पर अब की बार सबसे बड़ा जमीन अधिग्रहण भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह का दंगा या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है। ग्रेटर नोएडा से ललित पंडित, न्यूज़ 1। और ग्रेटर नोएडा में भारतीय किसान यूनियन ने एनपीसीएल के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि ज्यादा बिजली बिल बनाकर किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बीते दिनों लखनऊ निवासी प्रिंस पंडित पर ज्यादा बिल बनाकर एनसीपीएल ने एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं एनसीपीएल ने किसानों को 2 दिन में मामले के निस्तारण का आश्वासन दिया। किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। सिद्धार्थनगर में जिला जज, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों ने आज जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान जेल में सभी बैरक, अस्पताल, पाकशाला, महिला बैरक की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कोई अवैध वस्तु बरामद नहीं हुई। इस मौके पर जिला जज और जिलाधिकारी ने साफ सफाई और भोजन को लेकर जेल अधिकारियों की प्रशंसा की। गाजियाबाद में फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन शो का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन शो में दिल्ली, पानीपत, नोएडा, लुधियाना कई जगहों के गारमेंट्स, ज्वेलरी, फुटवेयर, किड्सवेयर आदि के डिजाइनरों को आमंत्रित किया गया। शोशा एग्जीबिशन की आयोजक आकांक्षा गोयल ने बताया कि 16 अक्टूबर को वेडिंग वेला फार्म हाउस में एग्जीबिशन लगाई जाएगी, जिसका उद्देश्य दिल्ली के फैशन एवं लाइफस्टाइल को गाजियाबाद के लोगों से अवगत कराना है। इस एग्जीबिशन के आयोजक राशि गर्ग ने बताया कि इसमें बच्चों के मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए किड्स जोन तैयार किया जाएगा। ये एग्जीबिशन सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए होगा, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे काफी एंजॉय करेंगे और सभी की फ्री एंट्री रहेगी। इस एग्जीबिशन में सभी लोग शॉपिंग के साथ साथ लजीज खाने का भी लुत्फ उठा सकेंगे। मैम, आप एक इवेंट करने जा रही हैं शोशा के नाम से। शोशा क्या है और ये कब इवेंट होगा? शोशा एग्ज़िबिशन, ये हमारी एग्ज़िबिशन 16 अक्टूबर को हो रही है। और शोशा एग्ज़िबिशन, शोशा का मतलब है चमक धमक,
और यही हम अपनी एग्जीबिशन के थ्रू सबको दिखाना चाहते हैं। तो हमारी एग्जीबिशन में हमारे 50 और 60-70 वेंडर्स आते हैं दूर दूर से। ये हमारी फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन है जिसमें हम स्टॉल्स लगाते हैं, जिसमें कपड़ों के, फुटवेयर, एक्सेसरीज, जो हम ऑल ओवर इंडिया एग्जिबिटर्स को बुलाते हैं। गाज़ियाबाद में बहुत सारे शोरूम सब कुछ हैं, लेकिन डिज़ाइनर बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, लोगों को दिल्ली और इधर उधर जाना पड़ता है। तो हमारा मेन पर्पज़ है कि उनको डिज़ाइनर वेयर सब एक छत के अंदर मिले। तो हम वो डिफरेंट चीज़ों से मिलवाते हैं, शॉपिंग के लिए करते हैं। इसमें हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी रखते हैं बच्चों के लिए, लाइक सोप मेकिंग, बैंगल मेकिंग, ताकि जो बच्चे हैं वो भी इंडल्ज करें उसमें। और फन एक्टिविटीज़ होती हैं, और भी खाने का भी होता है, पूरा दिन खाने के लिए लोग, जैसे पूरी फैमिली आती है, हमारा ये सैटरडे वीकेंड का टाइम है, तो पूरी फैमिलीज आए, जेंट्स आए, वो भी उनके लिए भी शॉपिंग के लिए होता है। तो ये हमारा पर्पस है कि एक फैमिली डे हो, कि सब लोग इंजॉय करें। अयोध्या में कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन की जिला इकाई ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में महंत गौरी शंकर दास शामिल हुए, जो कि अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इस पूरे समारोह की अध्यक्षता धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू ने की, जहां महंत गौरी शंकर दास ने दीप प्रज्वलित किया। मुख्य अतिथि महंत गौरी शंकर दास ने कहा कि हमारी शुभकामना है कि कोऑपरेटिव बैंक प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। वहीं कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के प्रदेश महामंत्री सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि सहकारी बैंक एकमात्र ऐसा बैंक है जिसमें किसान प्राथमिकता के साथ अपना खाता खुलवाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से गरीब, असहाय किसान और मजदूरों की सहायता करता है। हालांकि जिला सहकारी बैंक अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रहा है। संगठन पिछले 3 वर्षों से 50 जिला सहकारी बैंकों को उत्तर प्रदेश सहकारी बैंकों में विलय कराने को लेकर कोशिश कर रहा है, जिसके लिए सीएम योगी समेत हर जगह अपील भी की गई है, जिसको देखते हुए एक बार फिर यहां के पदाधिकारियों ने अपील की है कि शासन जिला सहकारी बैंकों का उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक में विलय किया जाए।